नमस्कार, स्वागत अभिनंदन है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो रात के 8 बज चुके हैं और रोज़ाना की तरह आज फिर मैं तैयार हूँ एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट लेकर, जो आपकी यूके ट्रिपल एससी की समस्त परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इस टेस्ट पेपर की जो फ्री पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलती है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो आप उनको ज्वाइन करेंगे तो आपको रिवीजन करने के लिए पीडीएफ मिल जाएगी। ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका होगा, तो आप दोनों ग्रुपों को ज्वाइन कर ले। और सभी से प्यारे बच्चों की रिक्वेस्ट है, देखिएगा हमारे इस यूट्यूब चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको यहाँ से बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। चलिएगा शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 कहता है, मोहम्मद गौरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 ईस्वी में जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध का नाम क्या था? तो प्यारे बच्चों, इस युद्ध का नाम था चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध अगर मैं बात करता हूँ तो 1194 ईस्वी में होता है और मोहम्मद गौरी और जयचंद के मध्य। आपको ज्ञात होगा प्यारे बच्चों 2 महत्वपूर्ण युद्ध के बारे में। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन के प्रथम युद्ध की अगर मैं बात करता हूँ तो प्यारे बच्चों तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में और तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में। तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था ये हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान जी के मध्य में हुआ था, ये आपको याद कर लेना है। तो तराइन के प्रथम युद्ध में जो विजय रहे थे वो पृथ्वीराज चौहान जी रहे थे, लेकिन इन्होंने मोहम्मद गौरी को क्षमा कर दिया था। पुनः युद्ध होता है तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य है, लेकिन इस युद्ध में क्या होता है, दूसरे तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान जी हार जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, क्योंकि देखिएगा दूसरे युद्ध में जयचंद ने साथ दिया था मोहम्मद गौरी का, अगली बार ये मोहम्मद गौरी उसी जयचंद के ऊपर आक्रमण करता है और उससे 1194 में युद्ध लड़ता है, चंदावर का युद्ध। इसके बाद पानीपत के प्रथम युद्ध की हम बात करते हैं तो प्यारे बच्चों पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो हुआ था 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में हुआ था। इब्राहिम लोदी एक उस समय भारत में दिल्ली सल्तनत चल रही थी और दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश यानी कि लोदी वंश के अंतिम राजा इब्राहिम लोदी और मुगल काल के पहले राजा बाबर के मध्य युद्ध होता है। बाबर ने आक्रमण किया था भारत पे और एक भयंकर युद्ध हुआ और अंत में जाके विजय होती है बाबर की। तो पानीपत का पहला युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य है और विजय कौन रहा, बाबर। और उसके बाद भारत में नींव पड़ती है मुगल काल की। अगला क्वेश्चन है हमारा, इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो प्यारे बच्चों इब्न बतूता अफ्रीकी क्षेत्र मोरक्को से आया था और जिस समय यह भारत में आया था उस समय हमारे यहाँ केंद्रीय सत्ता में दिल्ली सल्तनत में एक वंश चल रहा था जिसका नाम था तुगलक वंश। और तुगलक वंश का उस समय राजा था मोहम्मद बिन तुगलक, MBT यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक, ये राजा था। इसके समय पे आया और इब्न बतूता एक अपने आप में बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था और इसकी बुद्धिमानता से प्रसन्न होकर मोहम्मद बिन तुगलक इसको दिल्ली का काजी नियुक्त करता है। तो ये भी आपको याद कर लेना है। क्वेश्चन आ जाए, इब्न बतूता किसके काल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था। अगला प्रश्न है हमारा, प्यारे बच्चों एक आपसे मैं एक बात बता देना चाहता हूँ। अगर आप स्नातक स्तरीय जो भर्ती आई है BDO BPDO लेखपाल पटवारी की अच्छी से तैयारी करना चाहते हैं तो मात्र 99 रुपये में हमने बैच लॉन्च किया है। और जो बच्चे हमारा बैच लेते हैं उनको पता होगा कितनी ज़बरदस्त तरीके से हम तैयारी कराते हैं। ये हमारे यूट्यूब चैनल पर रेगुलर क्लासेस चलती हैं। 1 मई से लॉन्च हो गए, मतलब लॉन्च हो चुका है, इसमें बच्चे जुड़ चुके, काफ़ी बच्चे जुड़ चुके हैं और 1 मई से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। संपूर्ण उत्तराखंड कराएंगे, इसके नोट्स वगैरह देंगे, वीडियोस देंगे। उत्तराखंड का जो हिस्ट्री होगी जहां से 8 से 9 क्वेश्चन बन रहे हैं, यूके ट्रिपल एससी बना रहा है तो उसको थोड़ा डीप पढ़ाएंगे। उसके अलावा हिंदी पढ़ाई जाएगी, लगभग 85 प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे। रोज़ हम टेस्ट कराते हैं, जो टॉपिक हम पढ़ाएंगे दिन में उसका हम टेस्ट भी लेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें दी जाएगी, अगर कोई इस बैच को लेने का इच्छुक है तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। मात्र 99 रुपये कंप्लीट कोर्स की फीस होने वाली है। अब ये मत समझिएगा 99 रुपये फीस है तो कुछ नहीं पढ़ा जाएगा, इसकी वैल्यू 9,999 रुपये भी कम है जितना हम पढ़ा देंगे। मेन मेरा टारगेट है कि पहाड़ का एक एक बच्चा हमारा बैच ले जो असमर्थ है महंगी फीस लेने में। मेन मोटिव यही है हमारा। बाकी आप ग्रुपों में जुड़ेंगे तो वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। चलेगा अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर के नाम से जानते हैं बनवाई थी?
प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करता हूँ हमारे पूरे भारत देश में कुल 5 इस तरह की आपको जंतर मंतर देखने को मिलेंगे। भारत में कितने जंतर मंतर वेधशाला है? 5 है। और इन पांचों को किसने बनवाया था? तो जयसिंह द्वितीय नामक राजा ने इनको बनवाया था। अब ये कहाँ कहाँ पे हैं? एक प्यारे बच्चों हमारी जयपुर में है। उसके बाद हम बात करें हमारी उज्जैन, जयपुर राजस्थान में पड़ता है, उज्जैन मध्य प्रदेश में पड़ता है, मथुरा आपके यूपी में पड़ता है, उसके बाद वाराणसी ये भी यूपी में है, और हमारा दिल्ली। तो कुल मिला के जयपुर, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी और दिल्ली, इन 5 जगहों पर हमारे ये खगोलीय वेधशाला है जिसे जयसिंह द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो बड़े इमामबाड़े की हम बात करें तो ये हमारा लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन ए हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं बड़ा इमामबाड़ा की बात करता हूँ तो इसका जो स्थापना कराई थी वह आसफ उद दौला, ये नाम आपको याद रखना है, आसफ उद दौला, आशफ उद दौला ने बड़ा इमामबाड़ा की स्थापना की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है, खिलाफत आंदोलन का आरंभ किसने किया था? तो देखिएगा प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट ये आंदोलन है। खिलाफत आंदोलन एक प्रकार का राजनीतिक और धार्मिक आंदोलन था जो तुर्की खलीफा के, एक तरीके से तुर्की खलीफा के समर्थन में चलाया था। भारत के 2 भाई थे जिन्हें हम अली बंधु के नाम से जानते हैं। एक का नाम था मोहम्मद अली, मोहम्मद अली जिन्ना मत समझना, वो अलग थे, ये ओनली मोहम्मद अली है। और इनके दूसरे भाई थे शौकत अली। तो 2 भाइयों ने मिलके, मोहम्मद अली और शौकत अली ने मिलके इसको चलाया था। इस कारण इन्हें अली बंधु कह देते हैं। खिलाफत आंदोलन जो चला था बच्चों अगर मैं बात करता हूँ 1919 से लेके 1924 तक के चला था। देखिएगा मैं आपको अपनी इस प्रैक्टिस सेट की एक चीज़ बता देता हूँ। जो भी बच्चे मेरा प्रैक्टिस सेट देखते हैं वो अपने साथ में एक नोटबुक रखा करें, क्योंकि अगर मैं 20 क्वेश्चन करा रहा हूँ तो कम से कम मैं 60 से 70 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा बता के चलूँगा। अब एक बात सोचिएगा, जब मैं 70 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बताऊँगा, लगभग चलो 50 मान के चलो, और 20 आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, तो 70 क्वेश्चन आपके एक क्लास में हुए। तो हमारे लगभग, हम 6 दिन की भी बात करते हो तो 420 क्वेश्चन हमारे बनते हैं। अगर आप इस क्लास को लेंगे तो मात्र आपको 20 मिनट, लगभग 20-22 मिनट लगती हैं क्लास में, और 420 क्वेश्चन आप लेके जा रहे हैं 20 मिनट में। आप एक हफ्ता पढ़ेंगे तो लगभग 2 घंटे आपके हुए। 2 घंटे में 420 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं और बहुत अच्छे लेवल के बन रहे हैं। और इनको आप 6 दिन तक लिख के 7वें दिन आप रिविजन करें। मैं पूरी गारंटी से लिख के कह सकता हूँ कि 1 महीने बाद ना आपको ऐसा लगेगा कि यार हमें बहुत अच्छी नॉलेज हो गई है, क्योंकि मैं बेसिक से लेकर और अच्छे लेवल तक की चीज़ें यहाँ पर बता देता हूँ। और मैं पूरी गारंटी लेता हूँ, पूरे यूट्यूब पर अगर कोई इतना ज़बरदस्त तरीके से आपको प्रैक्टिस सेट करा दे, मेरा मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन पढ़ा और सीधा आंसर बता दिया, क्वेश्चन एक्स्ट्रा बता के चलो जिससे बच्चे को बेनिफिट हो। तो मैं 20 मिनट तो लेता हूं, लेकिन उसमें आपको बहुत सारा दे के जाता हूं। जो बच्चे हमारे प्रैक्टिस सेट देखते हैं उनको पता होगा इससे कितना लाभ है। तो आप भी मिस मत कीजिएगा, रोजाना 8 बजे इस क्लास को जरूर देखना। हमारा अगला क्वेश्चन है, सैडलर आयोग का संबंध किससे है? तो प्यारे बच्चों, सैडलर आयोग की मैं बात करता हूं तो सैडलर आयोग का जो संबंध है वो शिक्षा से है। अब ये सैडलर आयोग कब बना था? 1917 में बना था, ये भी हमें याद करना है। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता सैडलर के द्वारा ही की गई थी। अब इसका मेन लक्ष्य क्या था? तो प्यारे बच्चों, कलकत्ता विश्वविद्यालय, उस समय कलकत्ता विश्वविद्यालय बड़ा फेमस हुआ करता था। कलकत्ता विश्वविद्यालय की जो समस्याएं थी, अर्थात अध्ययन संबंधी जो समस्याएं थी, उन समस्याओं को दूर करने के लिए एक आयोग बना जिसे सैडलर आयोग कहा गया कि भाई जांच करो कौन कौन सी समस्याएं हैं। तो किससे संबंधित हुआ? शिक्षा से संबंधित हुआ। कब बना था? 1917 में बना था। अब देखिएगा, शिक्षा की बात आई है तो मैं कुछ आपको महत्वपूर्ण फैक्ट बता देता हूँ, आप इन्हें नोट करके चलिएगा। पहला प्रश्न है, हमारे ये जो शिक्षा होती है किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। उसके बाद हम बात करें शिक्षा दिवस कब है, यानी कि एजुकेशन डे, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर है। भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अब्दुल नहीं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। उसके अलावा एक पॉइंट और याद रखना है प्यारे बच्चों, जो नई शिक्षा नीति आई है भारत में 2020 में, तो नई शिक्षा नीति का किस समिति की सिफारिश पे बनी है? तो कस्तूरी रंगन, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर
हमारी नई शिक्षा नीति आई है। उसके बाद मैं शिक्षा की बात करता हूँ तो प्यारे बच्चों हमारे देश की साक्षरता लगभग 74% है। उसके बाद सर्वाधिक जो साक्षर राज्य है हमारा वो केरला है। सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा? बिहार है। सबसे कम महिला और पुरुष साक्षरता, सबसे कम महिला और पुरुष साक्षरता बिहार की, और सर्वाधिक महिला पुरुष साक्षरता कहाँ की आएगी? केरल की आ जाएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो देखिएगा प्यारे बच्चों 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दिया था तात्या टोपे ने। तो इनका मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। ऑप्शन सी हमारा एकदम करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में हुआ था? तो प्यारे बच्चों 38वें राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन हुआ ये हमारे उत्तराखंड में हुआ था। और मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। इस कारण में 38वें राष्ट्रीय खेल के एक स्पेशल एक वीडियो लेकर आऊँगा, 4-5 मिनट की होगी और सारी जानकारी उसमें मिल जाएगी। अगला प्रश्न है प्रथम खो खो विश्व कप 2025 किस देश ने जीता? मोस्ट इंपोर्टेंट है, पहला है ना, इस वजह से इंपोर्टेंट हो जाती है पहली कोई भी चीज़। तो इसको जीता है प्यारे बच्चों भारत ने जीता है। चाहे वो महिला खो खो विश्व कप हो, चाहे आपका आपका मैन वाला हो या वुमेन वाला हो, दोनों ही महिला पुरुष किसने जीते हैं? भारत ने ही जीते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है, प्रथम खो खो विश्व कप जो हुआ था इसके ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था? तो सलमान खान को प्रथम खो खो विश्व कप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। खो खो की बात चल रही है तो मुझे बता दो जरा खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? सभी बच्चे के कमेंट करके बताएंगे खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यूएस प्रेसिडेंटल मेडल ऑफ फ्रीडम पाने वाले दुनिया के प्रथम फुटबॉलर। देखिएगा प्यारे बच्चों मैं इसमें कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रखता हूँ, कुछ उत्तराखंड के और कुछ जीएस के। अब मैं धीरे धीरे इसको बढ़ाऊंगा, कुछ मैं उत्तराखंड का करंट अफेयर्स भी ऐड करूँगा इसी प्रैक्टिस सेट में। तो ये मिला है लियोनेल मेसी को। मोस्ट इंपोर्टेंट बनाने इसको भी। यूएस प्रेसिडेंटल मेडल ऑफ फ्रीडम पाने वाले दुनिया के प्रथम फुटबॉलर कौन है? लियोनेल मेसी है। आप रोनाल्डो को जानते ही होंगे, फेमस है काफ़ी रोनाल्डो। भारत में इसको ले कर देना सुनील छेत्री। भारत के महान फुटबॉलर कौन है? सुनील छेत्री हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मुख्यमंत्री हुनर योजना कब प्रारंभ हुई? अब ये हमारे उत्तराखंड चलेगा। मुख्यमंत्री हुनर योजना प्यारे बच्चों प्रारंभ हुई थी 2015 में। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हिमालय का इतिहास किसकी पुस्तक है? तो प्यारे बच्चों डॉक्टर मदन चंद्र भट्ट या कहीं कहीं मदन मोहन भट्ट देखने को मिल जाएगा। इनकी रचना का नाम है हिमालय का इतिहास। प्यारे बच्चों एक आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लग रही है तो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करो और एक एक कमेंट सभी को करना है। और व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे जरूर जुड़े, वहाँ आपको इस प्रैक्टिस सेट की फ्री PDF मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड क्रांति दल जिसको हम यूकेडी के नाम से भी जानते हैं, इसका विभाजन कब हुआ? तो देखिएगा पहले मैं यूकेडी का थोड़ा आपको जानकारी दे देता हूँ। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये हमारा यूकेडी। इसके जो प्रश्न है उसको आप नोट करके रखिएगा। देखिएगा यूकेडी की अगर हम बात करते हैं तो एक सम्मेलन होता है 24-25 जुलाई 24-25 जुलाई को मसूरी में एक सम्मेलन होता है जिसे पर्वतीय जन विकास सम्मेलन कहा गया। तो यहीं पे गठन हुआ था आपका 1979 में। अगर आएगा यूकेडी का गठन कब हुआ? 1979 में। और आएगा विभाजन कब हुआ? तो विभाजन हो 1989 में। ये जो पहला आपका यूकेडी का गठन हुआ था तो इसकी जो अध्यक्षता करी थी वो डी पंत ने की थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? पहले डी पंत थे जो उस समय कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति थे। उसके बाद में ये 89 मैंने बता दिया, गलत है। यूकेडी का गठन आएगा तो 1979 और विभाजन यानी कि बंटवारा हो गया था 1987 में। और जो विभाजन हुआ था वो काशी सिंह एरी की बागडोर में हुआ था। तो ये आपको याद रखना है, यूकेडी का गठन 1979, यूकेडी का विभाजन 1987। यूकेडी के पहले अध्यक्ष डी पंत जो उस समय कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति थे। और विभाजन किसकी बागडोर में हुआ? यूकेडी का काशी सिंह एरी की। यूकेडी के गठन का प्यारे बच्चों मेन उद्देश्य क्या था? इसका जो मेन उद्देश्य था यूकेडी का वो 8 पर्वतीय जिलों को अलग करके एक नवीन राज्य गठित करने का था। इसके बाद मैं बात करता हूँ यूकेडी के ही एक व्यक्ति थे त्रिपेन पवार। इन्होंने
संसद में 1987 में पत्र बम फेंका था, ये भी आपको याद करके चल लेना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पूर्वी धौलीगंगा नदी किस स्थान पर काली से मिलती है? तो ये मिलती है प्यारे बच्चों खेला नामक स्थान पे। खेला में पूर्वी धौलीगंगा और काली दोनों का संगम होता है। और काली गौरी का संगम कहाँ पे होगा? पिथौरागढ़ के जोल जीबी में। अगला प्रश्न है हमारा, राज्य रेशम कीट पालन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो बताइएगा जरा आंसर। ये हमारा स्थित है देहरादून में। देहरादून के बारे में सभी जानते हैं, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला हमारा कौन सा है? देहरादून ही है। यूके SSSC का मुख्यालय कहाँ पे? देहरादून में स्थित है। और यूके PSC का पूछ ले तो हमारे हरिद्वार में आता है। अगला क्वेश्चन है, खतलिंग ग्लेशियर की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो बताइएगा जरा, खतलिंग ग्लेशियर कहाँ पे स्थित है? सभी को पढ़ा रखा है मैंने अपने जो हम प्रैक्टिस सेट में कराता हूँ, कई बार बता दिया है। तो खतलिंग ग्लेशियर हमारा टिहरी गढ़वाल में स्थित है। इसकी खोज का श्रेय किसे जाता है? तो इसकी खोज का श्रेय जाता है प्यारे बच्चों इंद्रमणि बडोनी जी को। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब इंद्रमणि बडोनी जी आए तो इनके भी थोड़े क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिएगा, इंद्रमणि बडोनी को यूके का गांधी यानी कि उत्तराखंड के गांधी किन्हें कहा गया? इंद्रमणि बडोनी को। माउंटेन गांधी, ये आप शायद पहली बार सुन रहे होंगे। माउंटेन गांधी किसे कहा गया? इंद्रमणि बडोनी को। इनका जन्म कब हुआ था? तो 24 दिसंबर 1924 को टिहरी गढ़वाल के अखोड़ी गांव में इनका जन्म हुआ था। ये चौफल और केदार नृत्य के एक तरीके से बहुत अच्छे नृतक हैं। ये क्वेश्चन आ चुका था, ये एग्जाम में आया है, इसलिए मैंने बताया है। अब देखिएगा, यहाँ पे 3 नाम और हैं, उनको भी थोड़ी बता देता हूँ क्वेश्चन। चंद्रप्रभा एथवाल, 2 क्वेश्चन याद रखना, 2-3 क्वेश्चन। इनको माउंटेन गोट कहा जाता है। माउंटेन गोट चंद्रप्रभा एथवाल कहाँ की है? पिथौरागढ़ की है। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन आता है, दायरा बुग्याल। दयारा बुग्याल को विश्व मानचित्र पर जो प्रसिद्धि दिलाई है, विश्व मानचित्र पर लेके आई हैं, वो कौन लाए? चंद्रप्रभा एथवाल। चंडी प्रसाद भट्ट से एक क्वेश्चन याद रखना है, राज्य में सबसे पहले रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति चंडी प्रसाद भट्ट, कब मिला? 1982 में। अगला बछेंद्री पाल से याद रखना। देखिएगा, बछेंद्री पाल जी की मैं बात करता हूँ तो इनका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भारत की पहली महिला जिन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी एवरेस्ट पर्वत, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, उसको फतेह किया। और बछेंद्री पाल पहली भारतीय महिला बनी। कब फतेह किया? 1984 में। मतलब 1984 डेट थी 24 मई, ये एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ी थी। ये कहाँ की रहने वाली है? उत्तरकाशी की रहने वाली है। और इनका जन्म हुआ था 1954 में उत्तरकाशी के नाकुरी गांव में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? तो ये हमारा बहादुराबाद हरिद्वार में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, धारसिल नामक अभिलेख कहाँ स्थित है? तो धारसिल अभिलेख हमारा ऊखीमठ में आ जाता है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ों का राजकुमार किसे कहते हैं? बताइएगा जरा, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में आ चुका है। पहाड़ों का राजकुमार प्यारे बच्चों नैनीताल को कहते हैं। नैनीताल की हम बात करेंगे तो त्रि ऋषि सरोवर, सरोवर नगरी के नाम से हम नैनीताल को जानते हैं। उसके बाद नैनीताल की हम बात करेंगे तो देखिएगा, नैनीताल से अगर मैं क्वेश्चन बनाऊँ तो सर्वाधिक राज्य में लोहे का उत्पादन कहाँ पे होता है? नैनीताल में होता है। नैना देवी झील कहाँ पे है? नैनीताल में है। नैना देवी मंदिर भी कहाँ पे आता है? हमारा नैनीताल में ही आता है। उसके अलावा उत्तराखंड का हाई कोर्ट कहाँ पे स्थित है? तो ये भी हमारा नैनीताल में स्थित है। उत्तराखंड का हाई कोर्ट कहाँ पे स्थित है? नैनीताल में स्थित है। कोशानी की अगर हम बात करते हैं, कोशानी सभी जानते हैं, तो भारत का स्विट्जरलैंड कहा था महात्मा गांधी जी ने कोशानी को, ये भी याद करके चल लेना है। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, और वीडियो को अंत करने से पहले सभी से निवेदन है, जितने भी हमारे प्यारे छात्र स्टूडेंट प्यारे बच्चे वीडियो देख रहे हैं, तो सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके चलें। सभी से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि देखिएगा आने वाले समय में आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो सभी सब्सक्राइब कर लो। और जो टेलीग्राम व्हाट्सअप ग्रुप है, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में, साथ ही में कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा, उसको जरूर ज्वाइन करिएगा, वहीं पर फ्री PDF मिलेगी। अंतिम प्रश्न आज की क्लास का, फतेह प्रकाश रचना के रचनाकार कौन हैं? तो इस प्रश्न को मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, आप आंसर बताएंगे। जिनको पता है बताना जरूर, अगली क्लास में इसका मैं आंसर आपको
बताऊंगा। फिलहाल ये मैंने आपसे पूछा है, आप कमेंट करिएगा और इसका आंसर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी हो, अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, वरना कोई बात नहीं है, चैनल सब्सक्राइब कर दो अगर अच्छी नहीं लगी है। अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दो जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। आज के लिए इतना ही, मिलूंगा फिर एक नवीनतम वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए धन्यवाद।